जी कौन सा है? 80 पार्ट बी कितनी देर का होना है? 35-40 मिनट का होना है ना, क्योंकि अब मेरे ब्रो मैंने वो शुरू किया था ना 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 पुत्र, मेरी वजह से 9-10 पे शुरू हुआ था, मेरी वजह से। चलो ऑन यकम में 2025 ऑन यकम में 2025 जेएल सोल्ड। मैंने जो सोचा हुआ था ना, मैंने तो पता नहीं क्या क्या सोचा हुआ था, क्या पढ़ाना है आज, कुछ भी नहीं हुआ इसमें से। मैं तो ये सारा सोच के आया हुआ था, मेरा तो प्रोग्राम पता नहीं क्या था, कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम, पास पेपर क्वेश्चन 12 कराना था और 19 कराना, पता नहीं मैंने क्या क्या सोचा हुआ था, कुछ भी नहीं हो सका। मैं क्या करूँ अब, स्पीड तो नहीं लगाई जा सकती ना। चलें, मैं तो आज मुकाई बैठा था यार। अच्छा चलें जी, बहरहाल आराम आराम से चलें, हमें क्या जल्दी है, बिठा दें जहाँ फिर कहाँ से तू है तू। ऑन यकम में 2025 जेएल सोल्ड 1 यूनिट ऑफ नियो 5 टू गामा लिमिटेड। अच्छा एक नियो 5, तुझे एक नियो 5 चाहिए, पिछला बंदा तो 5 लेके गया था, गामा ने कहा चल ना तो एक दे बस। एंड ऑल्सो एग्रीड टू प्रोवाइड इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन 2 महीने लेती है, सवाल में ऊपर लिखा हुआ था मई जून, तो मेरे ख्याल से जून के एंड तक इंस्टॉलेशन भी हो जाएगी। अ कंबाइंड प्राइस ऑफ 45 ओ वादे दो प्राइस कंबाइंड, ये क्या चक्कर है, वादे दो 1 यूनिट ऑफ नियो एंड ऑल्सो एग्रीड टू प्रोवाइड इंस्टॉलेशन, वादे दो और प्राइस कंबाइंड। अब ये जो लेक्चर 1 मैकडॉनल्ड्स वाला, ये तो उस किस्म का बन गया सवाल। द इंस्टॉलेशन वाज कंप्लीटेड ऑन 30 जून एंड फुल पेमेंट वाज रिसीव्ड ऑन दैट डेट। अच्छा पेमेंट थोड़ी लेट हुई है, कोई मसला नहीं। चलें जी स्टार्ट करते हैं। लेट्स वेस्ट टाइम टुगेदर, डू नॉट लेट द पीपल वेस्ट टाइम अकेले अकेले, वी आर हियर टू वेस्ट टाइम टुगेदर। ओके चलें, बताएं माय डियर, जल्दी बताएं। स्टैंड अलोन प्राइस बोलें। सवाल के टॉप पे दी हुई है कहीं, मुझे लग रहा है दी हुई है। नियो 5 की कितनी दी हुई है, नियो 5 की और इंस्टॉलेशन की 4 और 1, टोटल 5, और ये 4.5। जी बताएं। 3 जो हमारे कस्टमर से तय होता है ना, वो यहाँ लिखनी होती है, जो हमारा कस्टमर से तय होता है। ऊपर ये ना देखें कि हम आमतौर पे कितने की बेच रहे हैं, कस्टमर से जो तय हुआ है वो ढूंढा करें, वो ट्रांजैक्शन प्राइस होती है। 3 और 0.9। ओके एंट्रीज बताएं। यकम में 25 बोले। रेवेन्यू कितना, 3.6। ओहो हो, मुझे अधूरी एंट्रीज कराया करें, मुझे पेपर में पास तो होने देना आप, बाद में गोल्ड मेडल लेना है वो बाद में देखते हैं, पहले पास तो हो जाए पेपर में। सही है। मशीन का रेवेन्यू इससे रिकॉर्ड कर लें और ये इससे रिकॉर्ड कर लें। और इंस्टॉलेशन वाज कंप्लीट ऑन 30 जून, फुल पेमेंट वाज रिसीव्ड ऑन दैट डे एंड फुल पेमेंट वाज रिसीव्ड ऑन दैट डे। फुल पेमेंट 4.5। चलें जी, बाकी अब खुद ही देख लें, वो बीच बीच में जो जो डालना है। वो हर जगह सीएल को ना ठोका करें, सीएल यहाँ कहाँ आ गया, मतलब अब सीएल रिसीवेबल डेबिट। जी और रिसीवेबल क्रेडिट 3. अगले साल कैश आ जाएगा, नहीं हमारे साल आ गया। डन। अब ये एंट्रीज भी करनी है और उनको एक्सप्लेन भी करके आना है। भाई एक्सप्लेन करने में जो सबसे ज्यादा सुस्ती होती है वो जो वर्किंग है वो एक्सप्लेन नहीं होती। तो इसमें ना वैसे बेटर अप्रोच ये है कि अगर एक्सप्लेन और वो करना है ना, तो मेरा मशवरा ये है कि फिर इसमें वर्किंग आप पहले करें। आप ये वर्किंग करें पॉइंट 3 में, ये वर्किंग करके नीचे इसको एक्सप्लेन करें। लेकिन ज्यादा वैसे बेटर अप्रोच ये होगी 3-4 लाइनें इसके लिए छोड़ दें, फिर वर्किंग करें, फिर 2-3 लाइनें इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए छोड़ें,
मतलब समझ आ रहा है, इससे ऊपर 2 लाइनें छोड़ें, इससे ऊपर 2 लाइनें छोड़ें, इससे ऊपर 2 लाइनें छोड़ें। पेपर में ऐसे ना करें, ये करके एक्सप्लेन, वो ज्यादा अच्छा नहीं लगता। एक्सप्लेन करके करना है तो उल्टा, करना तो उल्टा पड़ेगा, लेकिन अब ठीक है। इससे ऊपर पेपर में क्या डालें, इसकी एक्सप्लेनेशन, इससे ऊपर डालें इसकी एक्सप्लेनेशन, नीचे भी डाल देंगे तो कोई मसला नहीं है, जरा ऊपर ज्यादा बेहतर लगेगी। चलें जी, स्टार्ट करें। स्टेप 1, स्टेप 1 क्या होता था? आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर। स्टेप 2, there are 2 separate performance obligations. Step 3, determine the. Step 4, allocate the transaction price. Step 5, record the revenue when the control is transferred. ओह क्या रिवीजन हुई। स्टेप 1 क्या होता था? आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर। स्टेप 2, आइडेंटिफाई द सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। स्टेप 3, determine the transaction price. Step 4, allocate the transaction price. allocate the transaction price में फिर हमने वो 3 चीजें पढ़ी थी। अच्छा, आपको वैसे ये पता है कि स्टेप 1 आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता था, उसमें भी 5 मसले होते थे, वो कोई नहीं है। स्टेप 2 होता था सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन आइडेंटिफाई करना, इसमें हमारी तकरीबन 1-1.5 क्लास होनी है। सेपरेट परफॉर्मेंस स्टेप 2 बहुत टेक्निकल है, वो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में पढ़ेंगे। स्टेप 3 हमारा होता है डिटरमिन द ट्रांजैक्शन प्राइस। इसमें बोनस भी आ जाता है, इसमें पेनल्टी भी आ जाती है, इसमें नॉन कैश कंसिडरेशन भी आ जाती है, इसमें कॉन्स्ट्रेनिंग एस्टीमेट्स ऑफ वेरिएबल कंसिडरेशन भी आ जाता है, यानी बोनस से पेनल्टी डालनी है या नहीं, इसमें कंसिडरेशन पेएबल टू कस्टमर भी आ जाता है। ये सारी चीजें आती हैं। ये ट्रांजैक्शन प्राइस की डिस्कशन थी। और फिर थी डिस्काउंट एलोकेशन की, स्टेप 4। उसमें सादा डिस्काउंट एलोकेट हो रहा हो तो ठीक है, लेकिन अगर आप इंस्टॉलेशन नहीं देते और पहली दफा देने लगे हैं इंस्टॉलेशन, तो फिर इंस्टॉलेशन की स्टैंड ऑन सेलिंग प्राइस मिसिंग होती थी, फिर ये वाली वन मिसिंग होता था। फिर इस 1 के निकालने के 3 तरीके होते थे। इस 1 के निकालने का एक तरीका ये होता था, कॉस्ट प्लस लगा लें या मार्केट असेसमेंट अप्रोच लगा लें, या एक दो बातें मैंने और की तो आपकी पीएचडी हो जानी है इस टॉपिक में, छोड़े पड़े, पता नहीं हम कहाँ निकल गए हैं। तो अभी तक हम जो पढ़ा हुआ था उसको रिवाइज कर रहे थे, ठीक है। तो बहरहाल मेरे ख्याल से यहाँ से शुरू कर दें। कॉन्ट्रैक्ट तो आइडेंटिफाइड ही है, कॉन्ट्रैक्ट में को स्टेप 2 से शुरू कर दें। इन दिस केस देयर आर 2 सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस। चले मैं लिख लेता हूँ। इन दिस केस देयर आर 2 सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस, दैट इज delivery of Neo 5, that is delivery of Neo 5 and performance of installation service. That is delivery of Neo 5 and performance of installation service. बताएं जी आगे। The transaction price in this case is 4.5 million. Which will be allocated amongst 2 performance obligations. Which अब तूने थ्योरी पूछी है हमारे से तो भुगत, फिर हम भी ऐसे लिखते होते हैं। Which will be allocated amongst 2 performance obligation based on their standalone selling prices. Which will be allocated, बोले, amongst 2 performance obligation based on standalone selling prices. So for revenue of 3.6 and 0.9 will respectively be recorded for Neo 5 and installation. So a revenue of rupees 3.6 and 0.9 will be recorded for installation, Neo 5 and installation respectively. अच्छा, अब अगली एक्सप्लेनेशन आप देंगे इसके ऊपर। उस एक्सप्लेनेशन के अंदर आप लिखेंगे कि कंट्रोल ऑफ Neo 5 is transferred
on Yakam May. So a revenue of 3.6 will be recorded. And a receivable of 3.6 will be recorded. बस फिर ये एंट्री कर देंगे, फिर नीचे आएंगे, फिर ये इस एंट्री से ऊपर एक्सप्लेनेशन देंगे. ऑन 30 जून 25 इंस्टॉलेशन इज कंप्लीटेड. ऑन 30 जून 25 इंस्टॉलेशन इज कंप्लीटेड. पीआरसी वाला बैठा होता कहते हैं एंट्रीज को अंग्रेजी में लिख रहे हैं, बड़ा काम कर रहे हैं सीआर वाले. है भी यही, लेकिन करने का को तो नहीं डेथ पड़ती है ना, बोला नहीं. तो सो अ रेवेन्यू ऑफ 0.9 million will be recorded. And full cash of 4.5 will be recorded. And debtor will be thrown away. Debtor will be finished. And debtor will be credited by 3.6. अच्छा जी, अब कमियां ढूंढते हैं हम अपने सॉल्यूशन में. पेज नंबर 132 पे आके आप मत आएं. एज अ कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड 2 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस. आईकैप का ये जवाब है. द सेल ऑफ मशीन एंड इंस्टॉलेशन, द टोटल कंसिडरेशन ऑफ 4.5 वुड बी एलोकेटेड टू 2 ऑब्लिगेशंस. एज अ कंबाइंड प्राइस इज लेस देन टोटल प्राइस, सो दिस इज अ डिस्काउंट. ये लाइन वैसे मैं मानता हूं ये हम डाल दिया करेंगे कि as यानी 4.5 और 5, as 4.5 is less than 5, so there is a discount which needs to be allocated. ठीक है, ये लाइन हम मानते हैं, अच्छी लाइन थी. Revenue for Neo 5 should be recorded at a point in time upon delivery. As installation will complete on 30 June, the revenue allocated to installation should be recorded upon receipt. The related receivable should be de-recognized. Thrown away की जगह. Debtor should be de-recognized. Cash should be recorded उसने नहीं लिखा, मतलब कैश रिकॉर्ड हो ही जाना था बस. अच्छा, पिछले वाले का देखते हैं. ये पिछले वाला सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट वाला है. इसमें पहले वर्किंग देख लें. 24.2 की फिगर किसी को याद है? 24.2 की फिगर 24.2 इंटू 1.1 रेज़ टू पावर माइनस 2 20 आ गया. और इंटरेस्ट इनकम 2. लेकिन इंटरेस्ट इनकम 31 मार्च तक की है. मुझे 31 मार्च तक की चाहिए या 9 महीने की चाहिए? मेरे ख्याल से इस वर्किंग के ऊपर कुछ अंग्रेजी हमें डाल के आनी चाहिए थी. इस वर्किंग के ऊपर अंग्रेजी डाल के आनी चाहिए थी. ये वर्किंग लिख के, इस वर्किंग में अंग्रेजी क्या होगी कि there is a significant financing component because there are 2 years between the time of delivery and receipt of cash. So transaction price of 24.2 उत्थे देखो ना, मेरे वाल की देख रहे हो. So transaction price of 24.2 should be discounted using the implicit rate given in question. So sale will be recorded at rupees 20 million. बाकी फिर एंट्रीज के साथ इंटरेस्ट इनकम की बात कर लीजिएगा. As the payment terms have been extended to more than 1 year, the contract includes a significant financing component. A significant component also exists due to the difference between promised consideration and cash selling price. ये छोड़ दिया अगर मैं छोड़े. The total consideration would be discounted using the implicit rate 10%. The sale should be recorded debtor debit, sale credit. At year end, JL should unwind the interest for 3 months and record it as interest income. 2 into 3/12. इससे पिछला सवाल था हमारा, वो भी मैं पढ़ूंगा आप क्योंकि वो भी ज़रा जहन में रहे. उस सवाल में ये था कि क्या था उसमें, वो जो पिछले इसमें कौन सा वाला कॉन्सेप्ट था? नहीं, डिस्काउंट वोचर वाला था. अच्छा हो तो द डिस्काउंट ऑप्शन कॉन्स्टिट्यूट्स अ सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन. ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है. वो जो डिस्काउंट वोचर नहीं हम लिखते होते थे, इट इज़ अ सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन. बड़ा अच्छा शुरू किया इसने कह दिया डिस्काउंट वोचर एक सेपरेट वादा है. एक नियो 5 है और एक डिस्काउंट वाउचर है.
तो डिस्काउंट वाउचर इज अ सेपरेट वादा एज इट प्रोवाइड्स अ मटेरियल राइट टू कस्टमर, लॉजिक शॉजिक छोड़ें। द स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस ऑफ डिस्काउंट ऑप्शन कैन बी एस्टिमेटेड एट 0.8, वो आपको पता है बड़ी मेहनत से निकलती होती थी, उसके आने का चांस और पता नहीं क्या क्या करते होते थे। पॉइंट, द टोटल कंसिडरेशन ऑफ 4 will be allocated to sale of first unit and the discount option in ratio of their respective standalone price। तो इस वर्किंग के साथ ये अंग्रेजी आ गई, समझ के बात बोल रहे हैं, वर्किंग से आगे तो एंट्रीज हैं। रेवेन्यू फॉर मशीन 5 शुड बी रिकॉर्डेड, आगे पता थोड़ा आगे एंट्रीज को तो बंदा एक्सप्लेन कर ही लेता है। मतलब कुछ ऐसी अप्रोच बनी हमारी कि वर्किंग को एक्सप्लेन करेंगे और साथ एंट्रीज को एक्सप्लेन करेंगे। ओके, अब माय डियर आखिरी सवाल आज हम करने लगे हैं सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट वाला, वो अब आप निकालें पास्ट पेपर का क्वेश्चन नंबर 8 ट्रिच मीर सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट। और खुदा के लिए अब जान छोड़ दें इस सवाल के बाद, सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट पास्ट पेपर क्वेश्चन नंबर 8। चलें जी, कौन सी एडजस्टमेंट रहेगी भी है 1, पढ़ें जी। ट्रांजैक्शन प्राइस ढूंढें जरा और देखें क्रेडिट सेल है या एडवांस फ्रॉम कस्टमर है। घर बैठे को बता दें, आज सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट के सवाल किए हैं हमने। चले माय डियर, ओरिजिनल एंट्रीज करें। कॉस्ट टू ऑब्टेन कॉन्ट्रैक्ट याद है, बिड प्रपोजल और पता है किसको एक्सपेंस में डालते हैं, किसको इन्वेंट्री में डालते हैं, पता चल जाएगा, अभी पता चल जाएगा। इस सवाल में थोड़ी सी एक चीज क्या आई, रुके, इस सवाल में थोड़ी सी एक चीज क्या आई कि मशीन तो बेचनी है, लेकिन जब मशीन बेचने के लिए उसके पास गए थे, मशीन तो बेचने के लिए बहुत लोग आए होंगे, मशीन बेचने के लिए उसके पास गए थे, तो उस वक्त उसे मनाने के लिए और ट्रैवलिंग कॉस्ट और बिड प्रपोजल और विनिंग कॉन्ट्रैक्ट वो सारे खर्चे भी करने पड़े जब उसको मशीन बेचने के लिए गए थे। तो मशीन बेच रहे हैं, आज सुबह से 6-7 सवालों में बेच चुके हैं, लेकिन आज के सवाल में मशीन बेचने के वक्त उससे थोड़ा सा पहले उससे डील फाइनल करने के लिए भी कुछ खर्चे हुए होंगे ना। इन खर्चों का हमने नाम क्या पढ़ा हुआ है, कॉस्ट नहीं, इंक्रीमेंटल कॉस्ट नहीं पढ़ा हुआ, इन खर्चों का नाम पढ़ा हुआ है कॉस्ट टू ऑब्टेन कॉन्ट्रैक्ट। और फिर उनकी 2 कैटेगरीज हैं, आप लोग ना इधर ही डा करें, आप लोगों के हालात में पता है, आप लोग घर ना जाया करें। मतलब कॉस्ट टू, पढ़ाई में चीजें भूली होती हैं, कॉस्ट टू ऑब्टेन कॉन्ट्रैक्ट, उसमें 2 कॉस्ट होती हैं, इंक्री और नॉट इंक्रीमेंटल। आप पढ़ें और देखें ये इंक्रीमेंटल है या नहीं है, फिर डिसीजन लें। और फिर वो डायग्राम भी खोलें, वो जो 4 डब्बे थे अगर जहन में नहीं आ रहे, ट्रीटमेंट चलें करें फिर। कौन गया है, कोई गया बाहर, लाइफ फॉर लास्ट इन फर्स्ट आउट, कोई गया बाहर, गया कोई, मैं डर गया। अभी तो मेन सवाल आया था, और ये कम अक्टूबर 2019 साल खत्म होने से 3 महीने, प्रोसेसर डाउन हुआ है आप लोगों का, साल खत्म होने से 3 महीने पहले, तो एक्टिव ना करें आप लोग। आप 5 बजे तक कहेंगे हम 5 बजे तक इधर हैं, आप प्रोसेसर एक्टिव रखा करें अपना। TML सोल्ट मशीन C2 चन
sold machine C to Chan for 25 million. As per the contract, payment would be made after 2 years. तो पेमेंट कितने सालों बाद होनी है? 2 साल बाद. जी किस दिन बेची है मशीन? यकम अक्टूबर 19, 20, 21. और पेमेंट कितने साल बाद होनी है? कैश. और सोल्ड कब की है? आज. तो कैश कितने? 25. तो कैश को उठा के किस डेट पे लाने? डिलीवरी की डेट. ऑन यकम अक्टूबर सोल्ड मशीन टू चन. As per the contract, payment would be made after 2 years. The accountant recorded sale of 25 तेरी चपेड़ मारे अपॉन डिलीवरी ऑन यकम अक्टूबर 19. उसने यकम अक्टूबर 19 को सेल ही 25 पे रिकॉर्ड कर लिया डायरेक्ट. फर्दर को छोड़ने पहले हम यही वाला सही करें तो इसी में इंशाल्लाह पास हो जाना. आधे नंबर तो इधर से आ जाने हैं. फर्दर कमीशन पेड टू सेल्स एम्प्लॉइज फॉर विनिंग द कॉन्ट्रैक्ट. पहले मुझे ये देख लेने दें ये इंक्रीमेंटल है या दूसरी है. तो यही भूल गया हुआ है कि ये इंक्रीमेंटल है या दूसरी है. ये इनको भूला नहीं है, हमें दिखाने के लिए कर रहे हैं. ये इनको भूला नहीं है. ये मैं जो घर जाके पढ़ता नहीं ना, ये मेरे लिए कर रहे हैं. शायद कह रहे हैं भूला हुआ. इंक्रीमेंटल कॉस्ट इंक्रीमेंटल है नॉट इंक्रीमेंटल है? कमीशन पेड ऑन विनिंग द कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो ये तो इसको कैपिटलाइज करना है बिकॉज इट इज इंक्रीमेंटल. इन्वेंट्री डेबिट कैश क्रेडिट. लेकिन अगर इसका रेवेन्यू किसी एक साल में ही रिकॉर्ड हो जाना है तो फिर इसको किस में डालना है? एक्सपेंस में डालना है. फर्दर कमीशन पे टू सेल्स एम्प्लॉइज फॉर विनिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ 16 लाख वॉज कैपिटलाइज्ड. इसको कैपिटलाइज किया है. वेल डन अकाउंटेंट, तूने तो कैपिटलाइज कर दिया ना. एंड इज बीइंग अमोर्टाइज्ड ओवर 2 years. एंड इज बीइंग, और वो कर रहे हैं फिर 2 सालों पे इसको अमोर्टाइज. वॉज कैपिटलाइज्ड एंड इज बीइंग अमोर्टाइज्ड को तो छोड़ें. पहले जरा सवाल. द अकाउंटेंट रिकॉर्डेड सेल रेवेन्यू ऑफ 25 million अपॉन डिलीवरी ऑन, मतलब डिलीवरी की डेट तो चलें सामने रखें ना. जी भाई अब आप जो है वो ओरिजिनल एंट्रीज करवा दें. मुझे बता दें सेल कब रिकॉर्ड करनी? सेल कब रिकॉर्ड करनी है? यकम अक्टूबर 19. तो बता दें अब रेवेन्यू रिकॉर्ड हमारे साल हो रहा है या 3 सालों में आहिस्ता आहिस्ता होगा? हमारे साल हो रहा है रेवेन्यू रिकॉर्ड. ओ एक्सपेंस आउट. एक्सपेंस आउट. रेवेन्यू तो परसेंटेज बेस पे रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा. बाकी अकाउंटेंट क्या करे वो मैं बाद में देखता हूं. सुबह से तो लगे हुए कि रेवेन्यू सारा का सारा यही रिकॉर्ड करना है. यही तो सुबह से समझा रहे हैं कि सेल यहां रिकॉर्ड हो जानी है बस सारी. तो फिर कमीशन को अमोर्टाइज नहीं कर सकते हैं क्योंकि सेल के साथ मैच करना होता है. तो जब सेल सारी इधर तो फिर तो ये एक्सेप्शन थी. 2 सालों पे नहीं करेंगे. वो इंटरेस्ट इनकम 2 सालों पे करेंगे. वो रेवेन्यू नहीं होता. वो रेवेन्यू नहीं होता, वो इंटरेस्ट इनकम होती है. तो कन्फ्यूजन आप लोगों के जहन में आनी थी इंटरेस्ट इनकम की वजह से. आनी भी चाहिए थी. लेकिन चलें क्लियर होगी आज पेपर में ना गलती कीजिएगा. बता दें रेवेन्यू कब रिकॉर्ड करना है? थोड़ा सा इधर, थोड़ा सा इधर और थोड़ा सा इधर. नहीं तो कल परसों से सवाल करें इस तरह के, बल्कि पहले दिन से करें. रेवेन्यू सारा कब रिकॉर्ड करना है? इधर लिखें आप. सारा रेवेन्यू यकम अक्टूबर 19 पे रिकॉर्ड होने, इसलिए आज को इसी तरह लिखिएगा. सारा रेवेन्यू यकम अक्टूबर 19 को रिकॉर्ड होने, इसलिए 1.6 है तो इंक्रीमेंटल. इसलिए 1.6 है तो इंक्रीमेंटल, लेकिन हम फिर भी एक्सपेंस आउट करेंगे.
हम फिर भी 1.6 को क्या करेंगे, एक्सपेंस आउट करेंगे। लिख लें यहां, अगर किसी को यकीन नहीं आ रहा, ये यानी कि रेवेन्यू सारा इधर रिकॉर्ड हो जाना है। रेवेन्यू होली होली रिकॉर्ड ही नहीं होना। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज सेटिस्फाइड एट अ पॉइंट इन टाइम और ओवर टाइम। मतलब मशीन थोड़ी थोड़ी करके देनी है या आज ही दे देनी है सारी, मतलब आज ही दे देनी है, इसमें और क्या है। चलें जी लिखें, पहले जरा ओरिजिनल एंट्रीज कर लें, ओरिजिनल एंट्रीज कर लें जी। यकम अक्टूबर 19 बोले, रेवेन्यू बोले, डेटर। वर्किंग 1.1 की जरूरत नहीं होती ना असल में, एडवांस फ्रॉम कस्टमर के सवाल में वर्किंग 1.1, इधर तो डेटर इधर से रेवेन्यू इधर ही निकल आना है। बोले 20 इंटू 10 रेज़ टू पावर -2, नहीं 21 पॉइंट 20 पॉइंट, हाँ ठीक है 20.7 करें। चलें जी, बोले आगे। अरे देखिए ना, उसने भी 1.6 यूज किया हुआ है, 1.6 को हम 2 कर देंगे, बड़ा अजीब सा लगेगा, इसलिए मैंने 20.7 लिखा है। उसने भी पॉइंट के बाद एक डिजिट यूज किया, आप भी कर लें। बोले ना, अब डेट ना लिखवाया करें अगले साल की, बस खुद ही सोच लिया करें ये इंटरेस्ट पूरे साल का है। छोड़े, डेट अगर हमारे ईयर एंड की होती तो लिख लेता मैं, छोड़े परे, डेट क्या लिखवानी। इंटरेस्ट इनकम पूरे साल की निकालें, 20.7 इंटू 10%, 2.1, बस कैरी डाउन भी ना निकालें। चलिए जी एंट्रीज करें, एंट्रीज करें। यकम अक्टूबर 19 बोले जी, डेटा डेबिट, रेवेन्यू क्रेडिट 20.7। अच्छा, इसको ना आज समझ लें, अब वो P&L ना बनाया करें, P&L परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन, इसको समझ लें। अगर एक्सपेंस में डालना है तो कर दीजिएगा एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, और अगर इन्वेंट्री में डालना है तो इन्वेंट्री डेबिट कैश क्रेडिट कर दीजिएगा, लेकिन एंड पे अमोर्टाइज कर दीजिएगा जिस तरह रेवेन्यू रिकॉर्ड हो रहा है। मतलब समझे, अगर आपने किसी कॉस्ट टू ऑब्टेन कॉन्ट्रैक्ट को, ये जो 1.6 है इसका क्या नाम रखा हुआ है हमने, कॉस्ट टू ऑब्टेन कॉन्ट्रैक्ट, अगर किसी कॉस्ट टू ऑब्टेन को आपने एक्सपेंस करना है तो बस एक एंट्री, एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। लेकिन अगर आपने कॉस्ट टू ऑब्टेन कॉन्ट्रैक्ट को कैपिटलाइज करना है तो दो एंट्रीज, इन्वेंट्री डेबिट कैश क्रेडिट और फिर इन्वेंट्री क्रेडिट कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू डेबिट, लेकिन उतने परसेंट जितने परसेंट रेवेन्यू रिकॉर्ड किया। आज 100% रेवेन्यू रिकॉर्ड हो रहा है तो इसलिए फिर फौरन ही खर्चे में डाल दें। अब इन्वेंट्री डेबिट कैश क्रेडिट करूं या एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, लेकिन रॉन्ग एंट्रीज में इन्वेंट्री डेबिट होगी, वो रिवीजन हो जानी है, वो बड़ा मजा आना है जी। एक्सपेंस डेबिट करें, एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट बोले, ये आज ही कीजिएगा क्योंकि ये जगह अक्टूबर को ही कॉस्ट हुई होगी। अच्छा, अब वो जो डेटर की अनवाइंडिंग कर दें, डेटर की अनवाइंडिंग कर दें, और अनवाइंडिंग का लफ्ज साइक आप लिख रहे हैं, अभी सोल्यूशन में हमने देखा है अनवाइंडिंग, डेटर की अनवाइंडिंग 31 दिसंबर 19 जी। वर्किंग्स में कभी भी 3/12 4/12 ना किया करें, ना लीज में, ना IFRS 9 में, या यहां वर्किंग्स में कभी ना किया करें। जनरल एंट्रीज या P&L बनाते हुए कर दिया करें। डेटर डेबिट इंटरेस्ट इनकम 2.1 इंटू 3/12, पता नहीं टाइम है कि आज बुला के क्या किया जी, मुझे हौसला देने के लिए कह रहे हैं, फिर आज इन्होंने जो है रिवीजन अच्छी खासी दी आज, मुझे हौसला देने के लिए कह रहे हैं, टाइम है किए हैं। ओके, बड़े हो गए, मैंने आपसे ऐसी बातें की जा सकती हैं। अब रॉन्ग एंट्रीज देखें, कैश की एंट्री अकाउंटेंट नहीं भूलेगा, बेशक आगे जाने से पहले यहां लिख दें आप लोग कैश 1.6, बस कैश की एंट्री नहीं अकाउंटेंट भूलेगा। चलो भाई, काली पट्टी हटाएं, येलो पट्टी लगाएं। द अकाउंटेंट रिकॉर्डेड सेल रेवेन्यू ऑफ 25 मिलियन, अकाउंटेंट ने सेल रेवेन्यू 25 मिलियन पे रिकॉर्ड कर लिया अपॉन डिलीवरी इसी दिन। एक बार याद रखिएगा, जब वो रेवेन्यू रिकॉर्ड करेगा फिर कभी भी इंटरेस्ट रिकॉर्ड नहीं करेगा, क्योंकि वो इंटरेस्ट और पीवी सबको इकट्ठा रिकॉर्ड कर गया है।
ये बात याद रखिएगा, जब भी वो कभी रेवेन्यू रिकॉर्ड करेगा तो फिक्स्ड एसेट की तरह ना कहिएगा सर उसने फिक्स्ड एसेट गलत रिकॉर्ड किया तो डेप्रिसिएशन गलत रिकॉर्ड हुई। ना 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 ना, उसने रिकॉर्ड करना था 20.7 को सेल में और 25 माइनस 20.7 को इंटरेस्ट में। ये भी सुन लें, आज टोटल इंटरेस्ट होता है फ्यूचर वैल्यू और पीवी का डिफरेंस लीज की तरह। उसने क्या सोचा, हकीकत में क्या करना चाहिए, 20.7 को फौरन सेल में डालना चाहिए और इन दोनों के डिफरेंस को आहिस्ता आहिस्ता इंटरेस्ट इनकम में डालना चाहिए। ये बात कितनों को तो रात पता चली, इन दोनों का डिफरेंस इंटरेस्ट इनकम होती है ना, या आहिस्ता आहिस्ता रिकॉर्ड होती है। करना ये चाहिए था, लेकिन उसने फुल 25 रिकॉर्ड कर दिया। अब प्लीज ये ना कहिएगा कि उसने फिर अनवाइंडिंग भी की होगी, ये ना कहिएगा, बस उसने सिर्फ ये एंट्री की है। फिर बोले उसने फुल रेवेन्यू आज रिकॉर्ड कर दिया, कितना 25। तो डेटा तो डेबिट किया होगा ना, फिर डेटा तो डेबिट किया होगा, फिर ये तो ना सोचें डेटा क्यों डेबिट किया होगा। ओके, अब देखते हैं 1.6 के साथ क्या सलूक किया। 1.6 was an incremental cost or not an incremental? It was an incremental cost. It was sales commission for winning the contract. But the question is, इसको इसलिए आहिस्ता आहिस्ता खर्चे में ना डालें कि इससे रिलेटेड रेवेन्यू आपने फौरन रिकॉर्ड कर लिया। इंटरेस्ट इनकम रेवेन्यू नहीं होती, वो अदर इनकम होती है। Further commission paid to sales employees for winning the contract of 1.6 million was capitalized and is alhamdulillah being amortized over 2 years. But करो फिर inventory debit cash 1.6 and is being amortized. बोले 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 एंट्री अभी मैंने बताई है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट। मैं वैसे अक्सर आपको कहता हूं ये जो कॉस्ट टू ऑब्टेन कॉन्ट्रैक्ट है ना, ये इंटेंजिबल्स की तरह है। इंटेंजिबल डेबिट कैश क्रेडिट, अमोर्टाइजेशन डेबिट इंटेंजिबल क्रेडिट। अक्सर फॉरेन ऑथर्स ने अपनी किताबों में इसको बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, लाइक इंटेंजिबल, लाइक इंटेंजिबल। इंटेंजिबल्स की तरह ट्रीट कर लो इसको, इंटेंजिबल डेबिट कैश क्रेडिट, अमोर्टाइजेशन डेबिट इंटेंजिबल क्रेडिट। बहरहाल उससे गलती हुई या नहीं हुई वो मुझे नहीं पता, हमारी एक कमाल रिवीजन हो गई। जिन कॉस्ट टू ऑब्टेन कॉन्ट्रैक्ट को P&L में डालना होता है उनकी ये एंट्री होती है, और जिन कॉस्ट टू ऑब्टेन कॉन्ट्रैक्ट को कैपिटलाइज करना होता है उनकी ये एंट्री होती है और फिर ये एंट्री होती है। आप बताएं और कोई बेसिस अवेलेबल नहीं है, टाइम बेसिस यूज कर लेते हैं। कितना खर्चे में डाला होगा, 1.6 डिवाइडेड बाय 2, 2 साल इंटेंजिबल्स की तरह, इनटू 3/12, 3/12 जरूर कीजिएगा जी। बोले 0.2। देखिए एक लाइन लिखी हुई है, was capitalized, सबर, was capitalized and amortized over a period of 2 years। इतना कमाल सवाल है ये, इतना कमाल सवाल है कि इसने ओरिजिनल और रॉन्ग तो की, लेकिन हमें रिवीजन हो गई कि एक्सपेंस वालों की क्या ट्रीटमेंट होती है और एक्सपेंस वालों की क्या ट्रीटमेंट होती है और कैपिटलाइज। हमें इसकी रिवीजन होगी, लगे हाथों। चलें रेक्टिफाइंग एंट्री स्वैप कर लेंगे, बता दें ज़बानी। रेक्टिफाइंग डेटा डेबिट रेवेन्यू क्रेडिट, जितना भी है डेटा डेबिट रेवेन्यू क्रेडिट दोनों के डिफरेंस से कर देंगे। एक्सपेंस डेबिट बिकॉज यू हैव कैपिटलाइज्ड इट, एक्सपेंस डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट, डेटा डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। इसको उल्टाना पड़ेगा, इन्वेंट्री डेबिट कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू क्रेडिट। चलें जी, एसी ऑफ करा लें। सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट की थ्योरी आज पढ़ लें और जाएं। 2 से 3 मिनट 4 मिनट में कोशिश करते हैं हम खत्म कर दें, फिर अल्लाह हाफिज। सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट की थ्योरी आज पढ़ लें, क्योंकि अगर अभी आज ना पढ़ी तो फिर अब पहली जेन से निकल जानी है, पहले बड़ा मुश्किल से काबू आई आज। सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट की अंग्रेजी, जो कि लास्ट टाइम वालों को भी पढ़ाई थी और पास पेपर क्वेश्चन 19 जो हमने डाला हुआ लेटेस्ट टाइम का, उसमें फिर वो लिखनी पड़ी
तो लास्ट टाइम वालों ने थ्योरी जब पढ़े होते हैं तो चीन हाथ जा वो पास पेपर के, इस समय पास पेपर के क्वेश्चन में आ गई वो थ्योरी, पास पेपर क्वेश्चन 19 में। मतलब रट्टा तो नहीं मारना था, लेकिन कम से कम मोटा मोटा लिख के तो आना चाहिए था। जिस तरह मैं कह रहा हूँ, कभी डर है मुझे कॉस्ट टू ऑब्टेन कॉन्ट्रैक्ट भी आने वाली है थ्योरी कभी ना कभी, बल्कि आई भी है पास पेपर क्वेश्चन 12 में, सॉरी आई भी है पास पेपर क्वेश्चन 12 जो हमने आज करना था। पता नहीं क्या क्या सोचा था आज, बिल्ली को चीचड़ों के ख्वाब। किधर है सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट? हाँ, ये तो हमारा स्टेप 3 में है, डिटरमिन द ट्रांजैक्शन प्राइस, वेरिएबल कंसिडरेशन, constraining estimate of variable consideration, existence of significant financing component, non-cash consideration, consideration payable by seller to customer। पॉज करो। अच्छा जी, तो मैं ये कह रहा था कि सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट की हम जरा थ्योरी पढ़ लेते हैं थोड़ी सी। सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग जज्बा, जुनून, हिम्मत, जोश बंदे का कहां से कहां ले जाता है। कहां है, कौन सा सफा है? 20। हमसे भी पूछ ले, तुम्हारे से पूछ के चले तो अभी हम लीज पे ही होते हैं, जो भीड़ मानो हमारे से पूछ के। पेज 29। In determining the transaction price, an entity shall adjust the promised amount. Adjust the promised amount. What is promised amount? 25. So please adjust it to 20.7. It is promised amount. Try to adjust it. ठीक है? तो आज तो नहीं, लेकिन मैं इंशाल्लाह किसी और क्लास में आपको इस पूरे की समरी बना के दे दूंगा। ठीक है, अगली क्लास के नोट्स के साथ डाल दूंगा। अभी समझ लें। And in determining the transaction price, an entity shall adjust the promised amount. Promised amount ढूंढने जरा कितनी है? Promised amount, इसको एडजस्ट करके किस पे ले आए? 20.7 of consideration for the effects of time value of money, for the effects of कब, कब हर सवाल में कहते नहीं, मैं बताता हूं कब ऐसा करना है। बताएं जी कब ऐसा करना है? इफ द टाइमिंग ऑफ पेमेंट, अंग्रेजी नहीं पढ़ी कभी जिंदगी में, लिखी हुई पढ़े। इफ द टाइमिंग ऑफ पेमेंट एग्रीड टू बाय द पार्टीज, मतलब एग्रीड टू का लफ्ज काट दें, हमारी अंग्रेजी तो इतनी अच्छी नहीं है। इफ द टाइमिंग ऑफ पेमेंट एग्रीड बाय द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट, पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट ही होनी है ना, प्रोवाइड्स द कस्टमर और एंटिटी। कई दफा कस्टमर को सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग मिल जाती है, कई दफा एंटिटी को। मतलब कभी वो एडवांस फ्रॉम कस्टमर का सवाल होता है, कभी क्रेडिट सेल का, इस वजह से बात कर रहे हैं। तो कभी कस्टमर को सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग मिल जाती है और कभी एंटिटी को सिग्निफिकेंट बेनिफिट मिल जाता है फाइनेंसिंग का। ओके, द ट्रांसफर ऑफ गुड्स और सर्विसेज, द ऑब्जेक्टिव व्हेन एडजस्टिंग द प्रॉमिस्ड अमाउंट, द ऑब्जेक्टिव व्हेन एडजस्टिंग द प्रॉमिस्ड अमाउंट, प्रॉमिस्ड अमाउंट को एडजस्ट करने का मकसद क्या है? The objective when adjusting the promised amount for a significant financing component is for an entity to record revenue at an amount that reflects that the price that a customer would have paid if the customer had paid cash। अगर वो आज क्या दे देता? कैश। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि अगर वो कैश देता तो शायद आज कितने पैसे देता? 20.7। ये मकसद होता है सर, जिसको कैश सेलिंग प्राइस भी हम पिछले सवालों में कह रहे हैं, लेकिन उठानी नहीं है वो आप लोगों ने डिस्काउंट ही करनी है। ऑब्जेक्टिव ये है, हैड पेड कैश फॉर दोज गुड्स एंड सर्विसेज व्हेन दे ट्रांसफर टू कस्टमर्स, दैट इज द कैश सेलिंग प्राइस। ये ऑब्जेक्टिव है सारा। इसको मैं कह रहा हूं पूरा समरी फॉर्म में आपको दे देंगे। डन, यहां तक बात समझ आ गई? सो पढ़ें दोबारा। इन डिटरमिनिंग द ट्रांजैक्शन प्राइस एन एंटिटी शैल एडजस्ट द 25 मिलियन यूजिंग द टाइम वैल्यू ऑफ मनी, अगर इन दोनों की टाइमिंग में गैप है। इस सारी का ऑब्जेक्टिव क्या है? इस सारी का ऑब्जेक्टिव क्या है? द ऑब्जेक्टिव व्हेन एडजस्टिंग द प्रॉमिस कंसीडरेशन, कोशिश करेंगे आज के नोट्स में ही डाल दें। द ऑब्जेक्टिव क्या है? जल्दी बताएं, ऑब्जेक्टिव क्या है? लिखा हुआ ऑब्जेक्टिव, द प्राइस दैट अ कस्टमर वुड हैव पेड इफ द कस्टमर हैड पेड कैश। ये इसका ऑब्जेक्टिव है। चलो आगे चलो। An entity shall consider all relevant facts and circumstances in assessing whether a contract contains a significant financing component। सारे circumstances देखो,
and whether that financing component is significant or not. अब कैसे पता चलेगा कि ये सिग्निफिकेंट है फाइनेंसिंग कंपोनेंट या नहीं? कहता है एक तो बेहतरीन तरीका है जो आपको सर बचपन से बताते रहे हैं, डिफरेंस ऑफ टाइम देख लो। किस किस के दरमियान बताएं, किस किस के दरमियान है? बिटवीन द अमाउंट एंड द कैश सेलिंग प्राइस। नहीं, टाइम ना देखो, वो कहते हैं कैश सेलिंग प्राइस कितनी है और प्रॉमिस्ड अमाउंट कितनी है। प्रॉमिस्ड अमाउंट थी 121, कैश सेलिंग प्राइस थी 100। प्रॉमिस्ड अमाउंट थी 1.92, कैश सेलिंग प्राइस थी 1.7। और सवाल किए हैं वो वाले, प्रॉमिस्ड अमाउंट कितनी थी? प्रॉमिस्ड अमाउंट किसी को याद हो? प्रॉमिस कितनी थी? 1 और कैश सेलिंग 1.72। कौन सा सवाल था? पास पेपर का क्वेश्चन नंबर, वो बोले ना, और मुझे पता है, और ठहर जाए ना करें मैम, मुझे पता है क्वेश्चन 6 1.95। कहते अगर कभी दुनिया में याद रखना कि इनमें अच्छा खासा फर्क हो तो यकीनन कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट में छुपा हुआ है सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग। एंड द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ बोथ, वो मैं पहले बोल गया था, लेंथ ऑफ टाइम। और क्या चीज देखो? लेंथ ऑफ टाइम। इस सवाल में लेंथ ऑफ टाइम कितनी थी? इसी सवाल में लेंथ ऑफ टाइम कितनी थी? चलें बात खत्म करें आज। इसी सवाल में लेंथ ऑफ टाइम बताएं कितनी थी? 2 years। किस किस के दरमियान लेंथ ऑफ टाइम? Between the entity transfer the promised goods or services to the customer and when the customer pays। तो एंटिटी ट्रांसफर और कस्टमर पेज के दरमियान टाइम, और इधर प्रॉमिस कंसिडरेशन और सेलिंग प्राइस के दरमियान। कहते दुनिया में अगर 2 बातें हो ना तो मुझे लग रहा है सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग है। क्या 2 बातें हो दुनिया में? कैश में 17 लाख का दे रहा है, उधार पे 1.92 का दे रहा है, 1.95 का। कहता है ये कोई चक्कर है। आज चीजें दे रहे पैसे 2 साल बाद, कहता है यकीनन कोई चक्कर है, कोई चक्कर है, सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग है। एंड प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट इन द मार्केट, और मार्केट के इंटरेस्ट रेट वगैरह देखो। ये सारी बातों के ऊपर लफ्ज क्या लिखा हुआ है? फाइनेंसिंग सिग्निफिकेंट तब होगी जब ये चीजें हों, और अगर ये चीजें नहीं है, लेंथ ऑफ टाइम भी कम है, इन दोनों का डिफरेंस भी ज्यादा नहीं है, तो और सिग्निफिकेंट कब बन जाएगा? जब इन दोनों में अच्छा खासा डिफरेंस हो और टाइम में भी अच्छा खासा, फिर सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग बन जाएगी। और अगर इनमें भी डिफरेंस नहीं है, इनमें भी खास डिफरेंस नहीं है, कहता है बात खत्म कर रहा हूं मैं, प्रैक्टिकली कहता है एंटिटी नीड नॉट एडजस्ट। कहता है मैं कहता हूं ना किया करो एडजस्ट, इस 25 को ना लेके जाया करो 20 पे। कहता है जाने दो यार। प्रैक्टिकली कहता है an entity need not adjust the promised amount of consideration for the effects of significant financing component if entity expects at the contract start that the period between when entity transfers to customer and when customer pays will be 1 year or less। कहते हैं चलो एक रूल सुन लो मेरे से, तुम ज्यादा परेशान हो गए हो पीछे मेरी कहानियां पढ़ के। कहते हैं प्रैक्टिकली एक बात बता दूं, 1 साल या उससे कम वाली चीजों को मैं मना कर रहा हूं, डिस्काउंट ना किया करो। समझ आ गई बात? तो पीछे इतनी लंबी कहानी सुनाई और एंड पे कंक्लूड क्या करके चला गया कि प्रैक्टिकल मशवरा आपको दे रहा हूं, जिंदगी में याद रखना। वैसे 1 ईयर वाले को पेपर में अगर कह देना तो कर दीजिएगा। कहते हैं वैसे मेरा मशवरा है कि 1 ईयर और लेस वाले को ना ही किया करो, ना ही किया करो। ठीक है। एन एंटिटी शैल प्रेजेंट द इफेक्ट्स ऑफ फाइनेंसिंग सेपरेटली फ्रॉम द रेवेन्यू। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ फाइनेंसिंग? रिकॉर्ड इट सेपरेटली फ्रॉम रेवेन्यू, रिकॉर्ड इट सेपरेटली फ्रॉम रेवेन्यू। इंटरेस्ट और रेवेन्यू को अलग अलग रिकॉर्ड करो। An entity shall present the effects of interest revenue separately from revenue from contract with the customer in SOCI. Interest revenue, interest expenses is recorded only to the extent that the contract asset receivable or contract liability is recognized in accounting for a contract with customer. इसको छोड़ने पर तो बस इसको रिकॉर्ड आपने कैसे करना है बोले? सेपरेटली। इसको रिकॉर्ड कैसे करना है? सेपरेटली। ये डब्बा हमने अपनी तरफ से डाला हुआ है। डिस्काउंट रेट हमने क्या डिसाइड किया कौन सा यूज करना है? ये आई के अपने किताब में नहीं डाला हुआ, मैंने अपनी तरफ से डाला हुआ है। डिस्काउंट रेट यूज करना है जो कस्टमर और एंटिटी के दरमियान अगर सेल ऑफ गुड्स का कोई रेट तय होता है वो यूज कर ले। असूली तौर पे ये है, छोड़े पर जब ये आई के अपने बात नहीं डाली हुई किताब में हम क्यों डालें? अल्लाह हाफिज। यूज इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट, मे बी मार्केट रेट समटाइम्स, बट इफ इट इज नॉट गिवन
देन यूज द इम्प्लिसिट। नहीं देख रहे ना, रखने किताब रख के क्या हो जाएगा, तीर मारेंगे जल्दी नहर वाले पुल पे पहुंच जाएंगे। यूज इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट बट इफ इट इज नॉट गिवन देन यूज द इम्प्लिसिट रेट। जी इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट किस सवाल में यूज किया था हमने, क्वेश्चन नंबर 9 में यूज किया था ना आज, तो याद है ना क्वेश्चन नंबर 9 6% दिया हुआ था और 11.8%, पता नहीं किनको पढ़ाया मैंने, 6% दिया हुआ था 11.8%। क्वेश्चन नंबर 9 कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का, पेज नंबर 79, चलें जाएं। टर्म टेस्ट की तो डिस्कशन इंशाल्लाह 1 मिनट बाद शुरू हो जाएगी, मैं आई ये 1 मिनट बाद